नमस्कार, झाबुआ लाइव में आपका स्वागत है। ठीक 8 बज चुके हैं और मैं आपके बीच में हाजिर हूं इस फेसबुक लाइव के साथ। आज दोपहर में मैंने बताया था कि आज रात को 8 बजे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे फिर से लाइव आऊँगा और ये डेली का नियम होगा। रात 8 बजे इस फेसबुक लाइव पर मैं आपको, इस झाबुआ लाइव के ऑफिशियल हमारे फेसबुक पेज पर मैं आपको मिलूँगा। और आज मेरे 2 लाइव हैं, कुछ और लोग जुड़े हैं। जब तक मैं थोड़ी सी अनौपचारिक बातचीत कर लूँ कि आज मेरे 2 लाइव हैं। 8 बजे जो लाइव शुरू हो रहा है करीबन 15-20 मिनट का है, ज़्यादा नहीं होगा। और उसके बाद सेकंड लाइव ठीक 9 बजे। इस लाइव में मैं दूसरे महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करूँगा। अभी जो मेरा विषय है वो साहूकार अधिनियम को लेकर है, जबकि जो कि मध्य प्रदेश में हलचल तेज हुई है। आज जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं वो बता रही हैं कि अब सरकार की नज़र उपचुनाव पर है, मध्य प्रदेश के 21% आदिवासी आबादी पर है और साहूकारों के लिए अब मुश्किल घड़ी है, खासकर उन इलाकों में जो कि अनुसूचित जनजाति बहुल ब्लॉक हैं, जिनकी संख्या 80 से ज़्यादा है। जिलों में हम माने तो करीबन 13 से ज़्यादा ज़िले हैं। तो इस समय 73 लोग जुड़ चुके हैं और अपनी बातचीत में अब शुरू करता हूं। मेरे पास टैबलेट भी है और आपके कुछ अगर सवाल होंगे तो इस टैबलेट के ज़रिए मैं आपको इसमें पढ़ के और मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्या जवाब होंगे। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर रखिएगा। प्रकाश डामोर जी, जय श्री राम। तो शुरुआत करते हैं। 85 लोग हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एक नया कानून लेकर आने जा रही है। ये कानून ये है कि अब अगर मध्य प्रदेश के किसी भी साहूकार ने बगैर लाइसेंस के, जी हाँ, सरकार से बिना लाइसेंस लिए अगर किसी को कर्ज दिया तो वो उस कर्ज मान्य नहीं होगा। जिसको कर्ज दिया है वो उसे चुकाने के लिए बाध्य नहीं होगा, उसको आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। और जनजाति बहुल जिलों की करें, विकास खंडों की करें, जैसे कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, रतलाम रूरल, या हम दक्षिण मध्य प्रदेश में चले जाएं, बैतूल, शहडोल, धमतरी, उमरिया, शहडोल, या हम चले जाएं श्योपुर जहां पर सहरिया जनजाति है, या कोयल जनजाति रीवा, सतना, सीधी में है। तो इन इलाकों में जहां पर कि आदिवासी बहुल इलाके हैं, आदिवासी बहुल ब्लॉक हैं, वहां पर अगर आपने, ख़ास तौर पर आपके लिए, साहूकारों के लिए सबसे पहले है, ये जो सरकार करने जा रही है, ये वो बता रहा हूँ मैं, मेरे मन की बात नहीं है, इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब शिवराज सरकार ने ये फैसला किया है कि बगैर लाइसेंस के आपने अगर किसी को कर्ज दिया तो वो शून्य हो जाएगा, आप उसे मांगने के हकदार नहीं रहेंगे। और यदि अनुसूचित जनजाति बहुल इलाकों में आपने ज़बरदस्ती की या उनकी रकम, चांदी, सोना या उनके ज़मीन के कागजात आपने नहीं लौटाए, गौर से सुनिएगा, तो जो संबंधित आदिवासी भाई है वो थाने पर जा सकेगा, एसडीएम तहसील में जा सकेगा और आपके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट, ST/SC एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आपको वो रकम लौटानी होगी और आपके खिलाफ ST/SC एक्ट भी लग सकता है। साहूकार लोग इसे अच्छे से समझ लें और लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को भी समझ लें कि अगर उनको कर्ज देना है, कर्ज देकर ब्याज लेना है, तो अब उनको लाइसेंस लेना होगा। और लाइसेंस लेने के साथ सरकार द्वारा तय, गौर से सुनिएगा,
सरकार द्वारा तय ब्याज दरों पर ही उनको कर्ज देना होगा। आप अपने तरीके से इस तरीके की कोई भी अपने मनमाने ब्याज दर आप नहीं ले सकते हैं। सरकार द्वारा लाइसेंस शर्तों में वो ब्याज दर चिन्हित की जाएगी, वो मोटे अक्षरों में अंडरलाइन में लिखी जाएगी कि आपको कितने फीसदी ब्याज पर ये कर्ज देना है। ये भी आप लाइसेंस लेने के पहले समझ लेना, अन्यथा आपका दिया हुआ कर्ज शून्य हो सकता है। अगर आपने लाइसेंस होने के बावजूद भी ज़्यादा दर पर ब्याज लिया तो वो शून्य हो सकता है। ऐसा कानून शिवराज सिंह सरकार लेकर आने जा रही है। और आपको ये बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार से बकायदा विधिवत अनुमति शिवराज सिंह चौहान सरकार ने ले ली है। यानी केंद्र सरकार ने शिवराज सिंह सरकार को, मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार को हरी झंडी दे दी है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल इलाकों के लिए वो ऐसा कानून लेकर आ सकती है। केंद्र को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम अनुमति प्रदान करते हैं। इसका मतलब आप समझ जाइए। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, उस पर भी मैं आऊँगा वापस, पहले अपनी बात पूरी कर लूँ। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसके दूसरे कई मतलब भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे जनजातीय इलाकों में आदिवासी समाज को फ़ायदा होगा। इसके दो पहलू हैं। अब मैं यहाँ पर अपना व्यू भी दूंगा। आप सहमत हों या असहमत हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है जो आपको मिला हुआ है और मुझे भी मिला हुआ है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो आदिवासियों की अगर हम बात करें, इसका पहला पहलू, जिन साहूकारों ने बगैर लाइसेंस के आदिवासियों का लंबे समय से शोषण किया है, महंगे ब्याज दरों पर, जी हाँ 3%, 4%, 5%, 10% तक का भी मेरे पास उदाहरण है। मैं झाबुआ अलीराजपुर के गाँव में घूमता हूँ, मुझे पता है, और ऐसे साहूकारों को मैं जानता भी हूँ और ऐसे आदिवासियों को भी जानता हूँ जो इनका शिकार हुए हैं। ऐसे दर्जनों उदाहरण मेरे पास हैं और सैकड़ों इसके पीड़ित होंगे, हजारों की संख्या में हो सकते हैं। तो ऐसे साहूकारों पर नकेल कसना जरूरी थी और ऐसे साहूकारों ने ही सरकार को मजबूर किया है। अब सरकार को गाली दे सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, साहूकारों से कह रहा हूँ, जिन्होंने मजबूर किया सरकार को कि वो ऐसा कानून लेकर आए। क्योंकि बगैर कानून के जिस तरीके से आदिवासियों का शोषण हो रहा था, उसको कैसे रोकेगी सरकार? कानून से ही रुकेगा। आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसके पहले कमलनाथ सरकार ने भी इसी तरीके के आदेश जारी किए थे, लेकिन कानून नहीं बना था। अभी तक जो लाइसेंस पे ही देना है, अदरवाइज आप पे कार्रवाई हो जाएगी, साहूकारों को दिया हुआ निजी कर्जा माफ़ हो जाएगा, ये सब चीज़ें कैबिनेट के फैसले हुआ करते थे। अब इसको शिवराज सिंह सरकार कानून बनाने जा रही है और इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी एक मत है। जो भी लोग देख रहे हैं वो इस मुगालते में न रहें कि इसमें कांग्रेस उनकी मदद करेगी। कांग्रेस और बीजेपी की इस मामले में एक राय है और वजह भी बता देता हूं आपको। मध्य प्रदेश में कुल आबादी का 21% आदिवासी आबादी है, यानी मध्य प्रदेश का हर 5वां नागरिक आदिवासी है। उपचुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव में भी कई आदिवासी इलाकों में मतदान होना है। बदनावर में है, श्योपुर में है, चंबल के कुछ इलाकों में है, कुछ वोटर हैं, उनको भी प्रभावित करना है। और सिर्फ आदिवासियों के लिए कानून नहीं है, ये पूरे एमपी में आएगा, लेकिन आदिवासी जनजाति के लिए यहाँ पे फोकस्ड होगा। उनको ये प्राथमिकता होगी कि अगर आपने उनकी रकम बगैर लाइसेंस के गिरवी रखी है, आपको लुटानी पड़ेगी या जेल जाना पड़ेगा। तय कर लीजिएगा कि आपके लिए क्या रास्ता है। तो कुछ कमेंट आ रहे थे, कमेंट मैं लूँगा, पहले अपनी बात पूरी कर लूँ। तो ये पहला पहलू था कि क्या आदिवासियों का जो शोषण होता है, इस सच को तो स्वीकार करना पड़ेगा। उन साहूकारों को भी करना पड़ेगा जिनके बीच के कुछ साहूकार इस तरीके का शोषण करते हैं। लेकिन हर साहूकार गलत है, मैं ये नहीं कहूँगा।
कुछ अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, और वक्त पे वो लोग मदद करते हैं, हर तरीके से मदद करते हैं। तो ये जो फेसबुक लाइव है, इसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये जो कानून बनने जा रहा है इसके क्या मायने हैं और क्या असर साहूकारों पर पड़ने वाला है और क्या असर आदिवासियों पर पड़ने वाला है। तो आप इसको अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और समझें, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जो होने जा रहा है हम आपको उसके बारे में पूरा बता रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले कहा कि जो सरकार है उसने मन बना लिया है कि वो कानून लेकर आएगी, साहूकारों पर शिकंजा कसा जाएगा, उन साहूकारों पर जो मनमाने दर पर ब्याज वसूलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वसूलते हैं, आदमी को, जो गरीब आदमी उसके पास आता है उसको निचोड़ देते हैं और उनका ब्याज कभी, उनका कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता है। ऐसे साहूकारों से को रोकने के लिए सरकार को इस कानून की ज़रूरत पड़ी। मोदी सरकार से शिवराज सिंह हरी झंडी ले चुके हैं और अब मध्य प्रदेश विधानसभा में भी ये बिल रखा जाएगा और बहुत जल्दी ये कानून बन जाएगा। कानून का मसौदा स्पष्ट है कि अब जिसको साहूकार का काम करना है वो सरकार से लाइसेंस लेगा। उस लाइसेंस में कितना ब्याज दर होगा ये सरकार तय करेगी, तभी आपको वो लाइसेंस मिलेगा और उसी ब्याज दर पर आपको साहूकारी का काम करना पड़ेगा। इस मसौदे का कुछ ही दिनों में मसौदा सार्वजनिक भी हो जाएगा। तो दूसरा जो पहलू मैं आपको बता रहा था, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इसमें दो पक्ष हैं। क्या आदिवासियों का इससे भला होगा? सबसे बड़ा पहला पक्ष है कि उन आदिवासियों का भला ज़रूर होगा जो लंबे समय से कुछ साहूकारों के शोषण का शिकार हैं, जो 2, 5, 8, 10, 12% तक चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं, जिनकी रकम वो नहीं छुड़ा पाते, जिनकी ज़मीनें नहीं छुड़ा पाते हैं। लेकिन सावधान, क्या झाबुआ अलीराजपुर ज़िले में आदिवासी समाज के साहूकार नहीं हैं? झाबुआ में कई ऐसे साहूकार हैं जो आदिवासी समाज के आते हैं और वो भी 10%, 5% के ब्याज दर पर पैसा देते हैं, और जब गरीब आदिवासी वो चुका नहीं पाता तो 5वीं अनुसूची का लाभ उठाते हुए उनकी ज़मीनें वो सस्ते दामों में, अपनी इच्छा से औने पौने दामों में हड़प लेते हैं। आप इनमें से कई कांग्रेस और कई बीजेपी के नेता हैं जिनको मैं जानता हूं, जो जिनके पास 20 साल पहले 5 बीघा ज़मीन थी, आज कई एकड़ ज़मीन हो गई है। वक्त आने पर उनके नाम भी खुलासे कर सकता हूँ। उनमें से बड़े बड़े जनप्रतिनिधि भी बन गए हैं कई लोग। ये सब साहूकार का धंधा करके बने हैं। साहूकारी का धंधा भी करते हैं, नेतागिरी भी करते हैं और अपने लोगों का शोषण भी करते हैं। उदाहरण है हमारे पास। लेकिन ज़्यादातर साहूकार गैर आदिवासी हैं, ये भी एक कड़वा सच है। ये भी कड़वा सच है कि सारे साहूकार गलत नहीं हैं, लेकिन अधिकांश साहूकार ज़रूरत से ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं और जो कर्ज लेने वाला है उसको मानसिक रूप से त्रास देते हैं, तनाव देते हैं, परेशान करते हैं, और वो इस तरीके से उसको निचोड़ देते हैं कि उस व्यक्ति के सामने गुजरात जाके मजदूरी करना और साहूकार को पैसा भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। दूसरा पहलू, क्या वाकई में इससे आदिवासियों को लाभ होगा? क्या सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि वो इस कानून को लाने के बाद अगर आदिवासियों को आपातकाल में रुपए की ज़रूरत पड़ी, धनराशि की ज़रूरत पड़ी, तो सरकार उसको तत्काल उपलब्ध करवा देगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ हमको इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि ग्रामीण इलाकों में, गाँव में, फलियों में स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर हैं। तो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर हैं। पता चला कि बहुत दूर ग्रामीण का किसी व्यक्ति के यहाँ इमरजेंसी आ गई और उसको इलाज के लिए पैसा चाहिए, कौन देगा उसे? मिडनाइट, आधी रात को बीमारी आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, उसको पैसा कौन देगा? 108 पे वो फ़ोन करके अस्पताल तो पहुंच जाएगा, लेकिन साहब उसका खर्चा कौन उठाएगा? अस्पताल में तो आप जानते हैं, सरकारी अस्पतालों में तो आप जानते हैं कि किस तरीके का इलाज और उपचार होता है। तो वो चीज़ें स्पष्ट हैं कि वहाँ पे वो संभव नहीं है।
कॉल आ गया था। तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि सरकारी अस्पतालों में तो सुविधा है नहीं, पैसा है नहीं। दाहोद रेफ़र कर दिया, इंदौर रेफ़र कर दिया, बड़ौदा रेफ़र कर दिया, तो पैसा उसको कौन देगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी देगी, एसडीएम साहब देंगे, कलेक्टर साहब देंगे, नेता लोग देंगे, विधायक जी देंगे, सांसद जी देंगे? सवाल है ये। और साहूकार क्यों देगा? अगर उसके पास लाइसेंस नहीं तो वो क्यों देगा? ये भी कड़वा सच है कि झाबुआ में, अलीराजपुर में 99.99 यानी 99.99% साहूकार बगैर लाइसेंस के काम करते हैं। इक्का दुक्का लाइसेंस होंगे, लेकिन बहुतायत में काम करते हैं और इसी से काम चलता है। और ये भी सही है कि शोषण भी है। तो दूसरा पहलू ये है कि जो लोग अच्छे हैं, कम ब्याज दर पर काम करते हैं, वो मदद भी करते हैं हेल्थ इमरजेंसी में, शादी ब्याह की इमरजेंसी में, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो उसमें सरकार का सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, सरकार को विकल्प पर भी काम करना पड़ेगा कि मान लीजिए साहूकार उनको कर्ज देने को तैयार नहीं है, तो उसका विकल्प क्या है? क्या सरकार कोई क्रेडिट कार्ड देगी, इमरजेंसी के लिए उनके खातों में 20,000 रुपये हमेशा पड़े रहें, ऐसी कोई व्यवस्था करेगी? इस पर भी काम करना पड़ेगा, वरना इस कानून का कोई मतलब नहीं होगा। कमलनाथ सरकार ने 1 साल पहले ये फैसला लागू करने की कोशिश की थी। झाबुआ अलीराजपुर जिले में 1 या 2 शिकायतों को छोड़ के कहीं कोई भी ग्रामीण आदिवासी थाने, चौकी या तहसील एसडीएम में नहीं पहुंचा, न जनसुनवाई में पहुंचा। उसको पता है कि वो आज चला जाएगा शिकायत करने, कल और परसों क्या होगा, उसकी मदद कौन करेगा विपत्ति में। सरकार ये दावा करती है कि वो किसानों को बोने के लिए बीज देती है, खाद यूरिया देती है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि 1% किसान को भी बीज नहीं मिलता, उसको साहूकार की मदद से बाहर से लाना पड़ता है, उसको यूरिया बाजार से लाना पड़ता है। ये सब भ्रष्ट तंत्र में ये बीज और यूरिया और खाद जने कहाँ चले जाते हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये ही रियलिटी है। और अगर कोई इसको स्वीकार नहीं करे, सरकार में बैठा व्यक्ति, प्रशासन के अधिकारी, तो वो खुश हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। दूसरा पहलू, जैसा मैंने कहा कि क्या सरकार का कोई मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के बगैर आप इस कानून को अगर ले आएंगे, लाइए, उसका विरोध नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म भी साथ में लेकर आना पड़ेगा। विदाउट मैकेनिज्म इस कानून का कोई मायने नहीं होंगे, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति शोषित होता रहेगा, लेकिन वो शिकायत करने नहीं आएगा। अब कुछ कमेंट्स जो हैं उनको हम ले लेते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं जवाब दूं। राजू सिंगार साहब कह रहे हैं 10% ब्याज वालों की गोपनीय जानकारी पुलिस प्रशासन को मान्य होना चाहिए। गोपनीय की क्या जरूरत है साहब, ऐसे लोगों को लेके जाइए। 10% का अगर कोई ले रहा है ब्याज, तो आप लेके जाइए, सीधा लेके जाइए, गोपनीय का क्या काम है? महेंद्र बिलवाल कह रहे हैं 20% तक भी ले रहे हैं साहूकार, गलत है ये। दीपेश प्रजापति कह रहे हैं एकदम साफ साफ दिख रहा है, धन्यवाद। बद्रीलाल जी मेड़ा कह रहे हैं 5% ले रहे हैं झाबुआ में। ये अलग सवाल है टांक साहब आपका, विजेंद्र टांक का, कि बस कब शुरू होगी ये बता दो। भैया ये बस मालिक नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है कि 6 महीने का हमारा टैक्स माफ़ करो, उसके बाद हम करेंगे। तो सरकार और उनके बीच का मसला है। शीतल डोसी जी कह रहे हैं आदिवासी ही आदिवासी को 10% ब्याज पर पैसा देता है, यदि आदिवासी का शोषण करे उसके लिए नियम, इसी में नियम आएंगे, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर वो आदिवासी है तो भी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा कर्ज देने के लिए, और समाज को ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। कैलाश सिंगार कह रहे हैं आदिवासी समाज पैसा कहाँ से लाएगा, सरकार देगी क्या? लोन नहीं, ये तो लोन भी नहीं दे पा रहे हैं। भैया यही सवाल मैंने कहा है कि सरकार कोई मैकेनिज्म, आपातकालीन मदद के लिए मैकेनिज्म लेकर आए, तब जाकर इसका मतलब है, मायने हैं।
प्रेम भुरिया कह रहे हैं जनजाति समाज में दहेज प्रथा के लिए कानून बनना चाहिए, दहेज प्रथा पे कानून बन जाएगा तो लोगों का ज़्यादा कर्ज लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही है प्रेम भुरिया जी, सहमत हूँ मैं। एक आदिवासी भाई के अगर 3 लड़के हैं और दहेज में उसको अगर 4 लाख रुपए देने पड़े तो देखिए क्या क्या तकलीफें आती हैं। उसको कर्ज लेना है, एक का कर्ज चुका नहीं पाता, दूसरा लड़का तैयार है, फिर कर्ज लेगा, तीसरा लड़का तैयार है, फिर कर्ज लेगा। वो कर्ज लेके वो डीजे में और लग्जरी शादी में वो अपना पैसा उड़ा देगा और फिर चला जाएगा मजदूरी करने और फिर कमा के पसीना बहा के साहूकार को कर्जा भरेगा। तो इससे अच्छा है कि आप ये दहेज प्रथा पटले समाज की तरह कर लो। यानी बीच में एक प्रयास हुआ था, श्यामा ताहेड़, भानु भुरिया और इन सब लोगों ने प्रयास किया था और आशीष सक्सेना साहब जब कलेक्टर थे तब 50,000 रुपये की रकम तय की गई थी कि ये एक आइडियल रकम है। और कुछ समय चला और उसके बाद जो समाज के जो लोग हैं जिनकी दलाली बंद हो गई, उन लोगों ने फिर से उसको सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये इस पर फिर से काम होना चाहिए। अगर ये प्रथा बंद हो गई, दहेज प्रथा, तो कर्ज लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो ये भी कहूँगा कि आपको गुजरात जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप अपने घर पे कमाओ, उतना कमाओ जितना खा सको, कोई तकलीफ नहीं है। अर्जुन भुरिया जी कह रहे हैं सरकार को आदिवासियों को दहेज प्रथा। अच्छा, आपसे बात हो गई। राजमल चोपड़ा साहब कह रहे हैं सरकार द्वारा सब्सिडी में दिए जाने वाले बीज बाजारों में बिक जाता है। बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूँ। किसानों से जब हम पूछते हैं कि आपको बीज मिला कृषि विभाग से या सोसाइटी से, तो नहीं मिला, बाजार में मिल जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि वो जो बीज है ना, वो बाजार में बिकता है। सबूत हैं, वीडियो प्रूफ है मेरे पास इसके। कोई भी बात बगैर प्रूफ के नहीं करता। मयंक सोनी जी कह रहे हैं कोई लाइसेंस प्रक्रिया रहेगी क्या? बिल्कुल लाइसेंस प्रक्रिया रहेगी। इसका मसौदा तैयार हो रहा है, आप दिवाली तक इंतजार करें और मुझे लगता है कि दिवाली तक सरकार बिल लेकर आ जाएगी, क्योंकि अभी विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। हो सकता है अध्यादेश के जरिए सरकार इस कानून को ले आए अगले 15 दिन में और बाद में इसको बिल में कन्वर्ट करवा ले। प्रभात जैन साहब कह रहे हैं सरकार किसी भी हालत में पूरी तरह मदद नहीं कर सकती। यही तो मैंने कहा है कि सरकार इस पर विकल्प पे विचार करे, कोई मैकेनिज्म लेकर आए। प्रकाश लोधा साहब कह रहे हैं 10% ब्याज लेने वाला साहूकार नहीं लुटेरा होता है। भैया ऐसे लुटेरे बहुत देखे हैं मैंने, आपके आसपास भी होंगे, आप भी जानते होंगे। नाम लिख दीजिए प्रकाश जी अगर जानते हो। मोहित श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं शराबबंदी होना चाहिए। भैया सरकार कैसे चलेगी? सरकार शराब, वाणिज्य और आरटीओ और माइनिंग 4 से तो चलती है। सूरज चौहान साहब कह रहे हैं साहूकार 100 रुपये पर 10% ब्याज लेते हैं। बिल्कुल सही है। तो आज के इस फेसबुक लाइव में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो कानून आ रहा है उसके मायने क्या हैं, आपके जीवन पर क्या असर डालेगा, साहूकार और उनके जो आसामी हैं उनके बीच संबंध किस तरीके के होंगे। चांदी इस समय काफ़ी महंगी है और हो सकता है काफ़ी नुकसान हो जाए। हर कोई समझ जाए, अलर्ट हो जाए, किसी का नुकसान ना हो, हम ये चाहते हैं। सरकार को वक्त देना चाहिए, साहूकारों को भी, कि वो लाइसेंस लें और जो उनके आसामी हैं उनको भी वक्त देना चाहिए, साहूकारों को। और सरकार को एक मैकेनिज़्म डेवलप करना होगा कि किस तरीके से आपातकालीन स्थितियों में जो आदिवासी हैं या आम लोग हैं वो साहूकारों के पास, उन साहूकारों के पास जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके पास जाने से बचें, उनके शोषण से बच सकें। तो फिलहाल इस फेसबुक लाइव में इतना ही। 9 बजे फिर आपके बीच में हाजिर होता हूँ। 15 मिनट का एक फेसबुक लाइव होगा जिसमें हम बात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने आज ऐलान किया है, मध्य प्रदेश के सीएम ने, कि अब सिर्फ मध्य प्रदेश के नागरिकों को ही मध्य प्रदेश में नौकरियां मिलेंगी। इस पर 15 मिनट। क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है, उपचुनाव के लिए लिया गया स्टंट है, क्या इसको वाकई में लागू किया जा सकता है? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक 9 बजे आपके बीच में फिर से हाजिर होता हूँ। आधे घंटे बाद
इस ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं इसी झाबुआ लाइव के फेसबुक पेज पर।